नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन के विसंगतियों को लेकर सिंगरौली पुनर्स्थापना समिति के महासचिव राजेश सिंह से मोरवा विस्थापन को लेकर ऊर्जाधानी न्यूज के संपादक प्रदीप तिवारी ने खास बातचीत की। राजेश सिंह ने कहा कि सभी संगठन एक साथ एक विचारधारा से एकजुट होकर एनसीएल से नीति संगत विस्थापन का मांग करे तो पट्टेदारों, सरकारी भूमि, एग्रीमेंट भूमि, वन भूमि पर निवासरत लोगों को उचित मुआवजा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि एनसीएल एक छोटे छोटे संगठन तैयार कर रही है जिससे कि विस्थापित आपस में ही लड़ते रहे। ऐसा होने से सभी का नुकसान होता नजर आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज चैनल। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति के महासचिव राजेश सिंह जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जाधानी न्यूज में। राजेश जी, मोरवा का एक बड़ा क्षेत्र यानी कई वार्ड एनसीएल जयंत एवं दुधी चुआ परियोजना द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें तमाम विसंगतियां हैं। कई आंदोलन किए गए, लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि एनसीएल से कोई निष्कर्ष, कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि हम किस तरह का विस्थापन का लाभ देंगे, कहाँ पर प्लाट देंगे। बड़ी सारी विसंगतियां हैं। आपका लगातार एनसीएल से बातें होती आई है, क्या बातें हुई आपका और कहां तक ये संभव हो पाया? पहले तो नमस्कार आपको और आपकी टीम को। देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम इस समाज की जो आपस की दूरियां हैं उसको आप बार बार समेटने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं इस ज़िले में और ख़ास करके मोरवा क्षेत्र में, जो इस ज़िले का हृदय। मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं कि असली सिंगरौली यही है और इसका नाम बदल के मोरवा रख दिया गया। दुर्भाग्य यह है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि अब लोगों को मोरवा से भागने की जल्दी हो गई है। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम, आप और ये जनता ही है। आपको मैं बता दूं, अभी तक जितना भी प्रयास हो सका हम लोगों के टीम के द्वारा, समिति के द्वारा और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा वह किया गया, लेकिन यह चूँकि इतनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी चीज़ है कि जो बार बार एनसीएल के द्वारा एक लोगों में झूठ भ्रम फैलाया जाता है कि विस्थापन हम 1 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। एनसीएल का अगर आप समझ लीजिए कि पूरे एनसीएल का अगर 100% सारा तंत्र उनका अगर लग जाए तो भी इस विस्थापन को करते करते उन्हें कई वर्षों लगेंगे। पिछले कई वर्षों से ये कोई पहला विस्थापन नहीं है। इस क्षेत्र का विस्थापन सन 65 से होता आ रहा है। सन 60 में जब सीसीएल और कोल इंडिया का यहाँ पे स्थापना हुई थी, तब से यहाँ ज़मीनों का विस्थापन होता आ रहा है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, लोगों की समस्याएं, लोगों की बसाहट बढ़ती गई, तो कहीं ना कहीं एनसीएल अपना स्ट्रेटजी बदलता रहता है। आज अगर एनसीएल बार बार कहता है कि यह कोल बेयरिंग क्षेत्र है, तो कहीं भी एनसीएल का कोई आपको बोर्ड या कहीं ऐसा कोई चित्र नहीं दिखेगा कि इस क्षेत्र को कोल बेयरिंग क्षेत्र माना जाए। तो लोग बसते गए। ये बसाहट एनसीएल की नहीं है, यह बसाहट यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की। यह 3 पीढ़ियों पुराना शहर है। 3 पीढ़ी पहले सन 60 में, सन 65 में लोग यहाँ आए थे। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने घोड़े पे, गधे पे, बैल पर सामान ढो ढोकर यहाँ के बाज़ार को आज एक तहसील के बराबर बाजार बना दिया। अब आज यह जिला के बराबर होने के बजाय उल्टा अब ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी विसंगतियां तो एनसीएल ने जो इस बसाहट को, इस क्षेत्र को इतना कमज़ोर समझा, तो विसंगतियां वहीं से शुरू हो गई कि हम आपस में फूटकर अपने इस मुहिम को कमज़ोर कर दिए। जब पहली बार हम लोगों ने शुरुआत की थी तो सिंगरौली में एक क्रांति हुई। यहाँ के युवा, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के बच्चे इकट्ठा हुए, एक मंच बना। उस मंच में सभी लोग शामिल थे। तब तक अचानक जब सिंगरौली को समझ में आया कि यह 50,000 लोग अगर हमसे एक साथ नेगोशिएट करेंगे
तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा और हम यह विस्थापन करने में हो सकता है असमर्थ भी हों। लेकिन जनता के मन में यह था कि हम देश के लिए अपना सर्वस्व दे देंगे, लेकिन उसके बदले में जो एक कानूनी व्यवस्था बनी है, भारत सरकार की जो लार एक्ट बना है, उसके हिसाब से हमें हमारा लाभ मिलना चाहिए। सबकी मंशा यही थी, लगभग 90% लोग यही सोचते थे। कुछ लोग यह सोचते थे, उनका अपना दिल का वो था कि भाई इस शहर में हम 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो अगर यह देश का आखिरी कोयले का क्षेत्र न हो तो कहीं और भी कोयला निकाला जा सकता है, तो उसके लिए विस्थापन रोका भी जा सकता है और ऐसा हो सकता था। लेकिन एनसीएल की कूटनीतियों से ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अब उन बातों में कोई दम नहीं है। अब चूंकि सेक्शन 11 की तरफ हम लोग था, लेकिन एनसीएल जो बात है, देखिए देश में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हर आंदोलन की रूपरेखा अपनी होती है, विचारधारा सबकी अपनी होती है। कभी हम लोगों ने इस विस्थापन मंच के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टी से उत्प्रेरित लोगों को घुसाकर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। राजेश जी, इसके पहले वीरेंद्र गोयल जी का हम इंटरव्यू लिए थे। वीरेंद्र गोयल का कहना था कि एनसीएल कुछ बातों पर एग्री हुआ था, लेकिन बाद में वो बातों से मुकर गया कि नहीं, हमें तो देने की बात ही नहीं किए थे। उस समय सारे विस्थापन मंच, चाहे सिंगरौली विस्थापन मंच हो और चाहे सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति हो, वो सरकारी भूमि का भी नेतृत्व जो कर रहे थे, उनके भी संपर्क में गए और ये लगा कि सब कोई एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। जो एनसीएल मुकर जा रहा है अपनी बातों से, एकजुट लड़ाई लड़ेंगे अगर तो कामयाबी हासिल होगी। जब इसकी जानकारी एनसीएल को लगी कि अब तो ये बड़ा रूप धारण कर रहे हैं, सारी समितियां, सारे संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, तो एनसीएल एक बैठक बुलाया और बैठक में ये कहा कि नहीं, वो जो आप कह रहे थे उसको हम मान गए। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आज फुटमती है, सरकारी एग्रीमेंट अलग हो गया है, पट्टेदार अलग हो गए हैं, तो कभी एनसीएल फिर अपनी बात से मुकर जाएगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे लगता नहीं है, मुझे 100% यह यकीन है। मैं क्यों पहले दिन से कह रहा हूं कि लोगों को नापी नहीं करानी चाहिए थी। नापी कराना ही लोगों ने अपना आधा हाथ काट लिया है। राजेश जी, आप बार बार नापी का जिक्र कर रहे हैं। नापी वाकई में आपके द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यही सिंगरौली विस्थापन मंच के लोगों ने नापी कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया और नापी शुरू कराया। लेकिन आज उसी विस्थापन मंच के साथ आप जुड़ के और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या वजह रहा है? आप बात को समझिए, हम उनके साथ जुड़ के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी और उनकी विचारधारा में सिर्फ 2 मतभेद थे। एक भलुगढ़ की बसाहट, जो उन्होंने सीधा कह दिया कि अब हमें भलुगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, और एनसीएल ने भी इस पर एक्सेप्टेशन कर दिया कि हम भलुगढ़ बसाहट नहीं करेंगे। और दूसरा उनका जो नापी को लेकर कहीं ना कहीं जोर शोर, उनके बीच में भी विसंगतियां थीं। ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग, उपद्रवी लोग घुस गए थे, जो नारा भी लगा रहे थे कि जो है नापी हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। ये सब लोग नहीं कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे जो आज पूरी तरह से गायब हैं। इस पूरे सिस्टम से ही वो गायब हो गए, जो दौड़ दौड़ के लाठी डंडा लेके खड़े होते थे। हम लोग जब प्रथम दिन नापी शुरू हुई और हम लोग 10 लोग गए थे, तो वहाँ पे पूरे समझ लीजिए कि 7 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड के लोग हम लोगों का विरोध करने लगे कि आप हमारे साथ गलत हो या सही हो, हमारे साथ मत रहिए। तो अगर आपके घर में मैं आपकी सुरक्षा देने जा रहा हूं और आप मुझे अपने घर बुलाकर बेइज्जत कर रहे हैं, और उसके बाद भी मैं बार बार आपकी बात करूं, तो यह कहां तक न्याय संगत है? अब देखिए क्या है, इन बातों को, जो बातें बीत गई, उसको बार बार कुरेदने से कहीं ना कहीं नुकसान पूरी जनता का है। जब आप यूनाइट होकर किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होता है। ये चीज़ों को सबको समझना चाहिए। अभी फिर देखिए, सरकारी भूमि में भी 4 मंच हो गए हैं, अभी वो मंच भी अभी 5वें की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से मंचों का विस्तार हो रहा है, लगातार मंचों की संख्या बढ़ रही है, इससे विस्थापन में कितना लाभ मिल सकता है? इससे विस्थापन का बहुत नुकसान होना है। आपको मैं बता दूं कि लास्ट में स्थिति ये बचेगी ना कि सिर्फ सभी लोग नेता हो जाएंगे, जनता रह नहीं जाएगी और जनता परेशान होकर इस शहर को खाली कर देगी। एनसीएल की नीति शुरू से यही रही है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहले भी भोला सिंह साहब से भी मीटिंग की थी, तो
तो आप कई बार अगर कोई और भी उनके पास गए होंगे तो उन्होंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में लोगों को बताने का प्रयास किया था कि माइनिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ज़मीनें लेंगे। उसके बाद सीएमडी साहब बदले, इन्होंने पहले भ्रम फैलाया कि हम एक साथ पूरी ज़मीनों को ले लेंगे, तो हम लोग उसी दिन बोले कि सर आपके पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है और इतने संसाधन भी नहीं है कि आप ले पाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ का गुबार बनाया, आपस में लोगों को खुश किया, मीटिंग को कहना कुछ चाहते थे करते कुछ थे। तो ये तो बार बार ये देखिए कारपोरेट है, और हम लोग चूँकि कारपोरेट को ज़्यादा नज़दीकी से समझते हैं क्योंकि हमारा व्यवसाय भी उनके साथ होता है। हम छोटे व्यापारी हैं लेकिन कारपोरेट तो हम भी हैं, तो हम उनकी भाषा को समझते हैं। जो हमारे सरकारी भूमि वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई जिम्मेदार लोग लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सम्मानित लोग लड़ रहे हैं, तो उनकी ये, और ठीक उसी रास्ते पे अगर एनसीएल चल रहा है तो ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। अभी सभी संगठन एकजुट होकर लड़ाई लड़े एनसीएल से विस्थापन को लेकर, तो कितना फ़ायदा होगा? आपको मैं बता दूं, अगर आपकी यह कल्पना है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। पिछली बार हम लोगों ने एक प्रयास किया, सिंगरौली स्थापन मंच, सिंगरौली पुनर्स्थापन मंच, दोनों लोग एक साथ हो गए, मीडिया में बाइट भी आई। हम लोगों ने कहा कि हमारा समिति एक नहीं हो रहा लेकिन विचारधारा हमारी एक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, लेकिन उस लाभ में हम भी हैं। इसलिए हमारी लड़ाई हो सकता है हमारे नेचर के हिसाब से थोड़ा सा आपसे ज़्यादा एक्टिविटी वाली हो, लेकिन आपके मुआवजे का लाभ मुझे नहीं मिलना है, वह आपको ही मिलना है। इसलिए घर से एक एक व्यक्ति को निकलना होगा। मैं जब मंच पर गया तो मैंने सबसे यही आह्वान किया कि कम से कम यहाँ 30,000 घर उजड़ रहे हैं और कम से कम 20 से 25,000 लोग इस विस्थापन से प्रभावित हो रहे हैं, तो लाखों की संख्या है। तो मिनिमम एक आदमी एक घर से जब भी समिति बुलाए, चाहे वह समिति सिंगरौली विस्थापन की हो या पुनर्स्थापन की हो, सबको जाना चाहिए। मैं बार बार मंचों से यह कहा हूँ कि सबको जाना चाहिए और सबको अपने लाभ की बात सोचनी चाहिए कि सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। आपके संगठन की मजबूती और संगठित रहने से यह बातें हम मनवा सकते हैं, और हम लोगों ने मनवाया भी। 2-2 इंडेक्स एनसीएल के जारी हुए। पहली बार इस जिले में इतनी विस्थापन हुए, इतनी माइंसें खुली, लेकिन पहली बार एनसीएल ने इस जिले में इंडेक्स जारी किया। हमारे एक एक व्यक्ति को पता चला कि हमें मिल क्या रहा है। नहीं तो इसके पहले आप कभी भी देख लीजिए, इतने विस्थापन मेढ़ौली में लोग दावा करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन मेढ़ौली के विस्थापित लोगों को कभी एनसीएल ने किसी भी प्रकार का न नोटिस दिया, न किसी प्रकार का इंडेक्स जारी किया। हम लोगों ने तो एक एक वस्तुओं का इंडेक्स जारी करवा दिया एनसीएल। देखिए, आप मेढ़ौली यानी वार्ड क्रमांक 10 की बात कर रहे हैं। जब वार्ड क्रमांक 10 2011 में शायद अधिग्रहण हुआ था, सेक्शन 9 2008 में लगा, 11 में हुआ था, 8 का डॉक्यूमेंट लगा था। वहाँ ये कहा जा रहा है कि जो पट्टेदार को मिला था वही सरकारी भूमि वालों को भी एनसीएल के द्वारा दिया गया था। जिससे प्लाट का 8 लाख रुपए पट्टे वाले को दिया गया था, तो वो सरकारी भूमि वालों को भी, यानी समान लाभ ज़मीन का छोड़ के पट्टेदारों के बराबर ही दिया गया था। आज ये मोरवा एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन है, और एनसीएल इसमें आरोप है कि दोहरी नीति अपना रहा है। पट्टेदारों को कुछ और सरकारी वालों को कुछ, तमाम समितियां बना के फूट डालो शासन करो वाला हाल है। तो ऐसा स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, मैंने जब आंदोलन की शुरुआत की थी तो मैंने पहला लोगों से अपील किया था कि अपने घरों की नापी तभी करवाएं जब डायरेक्टर बोर्ड में सारी आपकी मांगे पास हो जाएं, और उसके बाद जो बने वो फाइनल इनकी एमआरपी लिस्ट बने। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें रोटी, सलाद, सब्जी, चिकन, मटन सबका लिस्ट मिलता है, और हम खाना खाते हैं, ऑर्डर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल बनता है। उसके बाद अगर हम किसी भी तरह की, अगर रेस्टोरेंट वाला हमारे ऊपर अधिभार जोड़ता है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी मंशा तो शुरू से यही रही। हमने आज भी अपना घर नहीं नपवाया, और मैं अपना घर आपके माध्यम से बता दूं तभी नपवाऊंगा जब एनसीएल इंडेक्स नहीं,
फाइनल हमें चार्ट लिख के देगा कि हम आपकी इन वस्तुओं का, इस कंस्ट्रक्शन का इतना रुपया देंगे, तब हम अपनी नापी कराएंगे। तो इस रास्ते पर सबको चलना चाहिए था। वह रास्ता लोग पार कर चुके हैं, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। उसके बाद दूसरी गलती सबसे बड़ी यह हुई कि जब अभी लास्ट में 15-15 लाख सबके लिए दूसरे इंडेक्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों के वयस्कों को 15 लाख रुपए हम लोगों ने मेंशन कराया था। लेकिन उसमें फिर उसके बाद सोलेसियम 100% उनको मकान का मिलना था। मकान का वही रेट तय हुआ जो हमारा तय हुआ, मतलब ज़मीन को छोड़कर वह सारा लाभ उन्हें मिलना था जो हमें मिल रहा था। फिर उसमें दूरियां कहीं ना कहीं सरकारी भूमि वालों ने खुद एक्सेप्ट करके दूरी हमसे बनाई। कुछ चंद ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वह मेरी बात समझ रहे होंगे, कुछ चंद ये कह लीजिए कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कि मैं सीएमडी के सामने बैठ जाऊं करके पूरे सरकारी भूमि वालों का नुकसान उन लोगों के द्वारा किया गया। जब कलेक्टर साहब के यहाँ जो हम लोगों का 15 रुपए की डिमांड रखी थी, उसको हमको भी पता था कि एनसीएल निगोशिएट करेगा, इसलिए हम लोगों ने उसकी दूरी इतनी बना दी कि कम से कम वो बीच में भी आएंगे तो पिछली बार से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 20 पर अपने आप को रोक लिया था। जब कलेक्टर साहब के यहाँ हम लोग गए तो अचानक हमें पता चला कि यहाँ जो है सरकारी और गैर सरकारी की अलग बात हो रही है। हम लोग शौक रह गए। हम लोग आपस में बात किए पहले कि भाई ये सरकारी और गैर सरकारी का परमिशन किसने दिया। तो जो सरकारी भूमि वाली टीम वहाँ गई, उनको हम लोगों ने बाहर बुलाकर पूछा, भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भैया हमारी बात सीएमडी साहब ने कहा किसी ने की ही नहीं। तो हमने कहा कि सीएमडी साहब, जिस दिन आप लोग गए थे और आपका लेटर एक्सेप्ट करके ऑफिस से बाहर निकलकर आप लोगों को समझाए, उस दिन ही हम लोग समझ गए कि आपके साथ छलावा शुरू हो गया है। अगर आप एनसीएल में सरकारी ज़मीन वालों या एग्रीमेंट ज़मीन वालों का बात किए थे, आपका कहना है कि वयस्क को और प्लाट का 15-15 लाख जैसे पट्टेदारों को मिल रहा था, सरकारी वाले को भी देने के लिए एनसीएल एग्री हुआ था। फिर सीएमडी के द्वारा जैसे हमको जानकारी मिली कि सीएमडी साहब ने इस सरकारी विस्थापितों को उनके द्वारा कहा गया कि सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति के लोग सरकारी भूमि वालों का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर एक नया संगठन बनना शुरू हुआ और अलग अलग तरह से मीटिंग शुरू हुई है। तो जब वहाँ पर 15-15 लाख फिक्स हो गया था, फिर कहाँ से ये 5 लाख और 6 लाख का जो अभी चर्चा हो रही है, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरुआत वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा दूसरा इंडेक्स बना, उसकी कॉपी है, वो छुपाने वाली चीज़ें नहीं है, एनसीएल ने दिया। उस इंडेक्स में कुछ कमियाँ थी जिसकी चर्चा कलेक्टर साहब के यहाँ करनी थी। हम लोगों को अपने जो 15 लाख तय हुए थे उसको 20 लाख तक ले जाना था। हमारी यही प्लानिंग थी कि हम उस 15 लाख को जो प्लॉट के बदले पैसा मिलना है उसको हम 20 लाख रुपए कराएंगे। उसके पहले ही ये लोग एनसीएल में भीड़ लगा लगा के जाने लगे और जाकर इन लोगों ने सीएमडी साहब से कहा कि साहब हमको क्या मिलेगा। सीएमडी साहब ने आने के पहले उनके लोगों ने कहा कि भाई इंडेक्स हमने जारी कर दिया है, समितियों को दे दिया है और आप उनसे ले लें। तो उन्हें यह नागवारा लगा कि यह दूसरी समितियों को क्यों दे रहे हैं। अब ये बताइए कि एनसीएल इतनी बड़ी संस्था है, वह अखबार में नोटिस निकलवाता है, एक एक व्यक्ति को जाके और किसी भी नोटिस का जवाब या किसी भी नोटिस को देना यह संभव तो है नहीं। सेक्शन भी लगा तो किसी को नहीं अलग से नोटिस मिली, अखबार में प्रकाशन हुआ। तो वैसे ही इंडेक्स हमारे समिति के अध्यक्ष के नाम से आया और हम लोग ग्रुप में हर व्यक्ति को जोड़ के रखे थे और इंडेक्स ग्रुप में हम लोगों ने जारी कर दिया। अब उसके बाद उनको हमारा जारी करना अगर अपनी महत्वाकांक्षा राजनीतिक करने के लिए अगर बुरा लगा तो इसमें हमारा क्या दोष है। और फिर उसके बाद जब कलेक्टर साहब के यहाँ हम लोग गए तो उनसे हम लोगों ने 4-5 बार पूछा कि भाई बातें तो एक साथ हो रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग रहने दीजिए, हम सरकारी भूमि वाले अपनी लड़ाई और अपनी बातें अलग से करेंगे। तो हमें यह लगा कि हम दूसरे के मामले में अगर यह बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत साबित होंगे।
तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से अलग हो गए, तो हम लोगों ने क्या गलत कहा? अभी तक आपकी कई बैठकें हुई हैं, चाहे कलेक्टर साहब का बात हो या तो सीएमडी साहब के साथ का बात हो, सरकारी भूमि हो या पट्टे की भूमि, अभी तक क्या बातें हुई है, क्या निष्कर्ष निकल के एनसीएल से आया है? यानी क्या फाइनल हो गया है पट्टेदारों और सरकारी भूमि वालों का मुआवजा, या कुछ अभी बात करना बाकी? देखिए, सरकारी भूमि के विषय में उस दिन के बाद हम लोगों ने किसी तरह की चर्चा नहीं की, क्योंकि वह अधिकार उन्होंने हमसे छीन लिया। चलिए, पट्टे में क्या आपकी बात है? पट्टे धारकों को जो भी लाभ मिलना था वो हमारा इंडेक्स एज इट इज वैसे ही चला आ रहा है और उस इंडेक्स पे चर्चा हो रही है, और जल्दी ही, जैसा एनसीएल ने हमें बताया है, ये हमारे कहीं से कोई न सोर्सेज है न कोई हमारा अपना कहना है। एनसीएल के सीएमडी साहब और डायरेक्टर साहब ने बताया है कि हम 1-2 महीने के अंदर ही अपनी बोर्ड की बैठक करेंगे और जल्द से जल्द नोटिस बांटने का कार्य करेंगे। हमारा अभी भी यह मानना है कि कम से कम जो सरकारी भूमि वाले हैं वह अपनी लड़ाई को सही तरीके से लड़ें और किसी न किसी टेक्निकल या किसी विधिक सलाहकार को अपने साथ ले लें। बीच में पता चला बाहर के लोग आए थे और यहाँ बात है, देखिए देश में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हर आंदोलन की रूपरेखा अपनी होती है, विचारधारा सबकी अपनी होती है। कभी हम लोगों ने इस विस्थापन मंच के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टी से उत्प्रेरित लोगों को घुसाकर राजनीति करने की कोशिश नहीं की। राजेश जी, इसके पहले वीरेंद्र गोयल जी का हम इंटरव्यू लिए थे। वीरेंद्र गोयल का कहना था कि एनसीएल कुछ बातों पर एग्री हुआ था, लेकिन बाद में वो बातों से मुकर गया कि नहीं, हमें तो देने की बात ही नहीं किए थे। उस समय सारे विस्थापन मंच, चाहे सिंगरौली विस्थापन मंच हो और चाहे सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति हो, वो सरकारी भूमि का भी नेतृत्व जो कर रहे थे उनके भी संपर्क में गए और ये लगा कि सब कोई एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। जो एनसीएल मुकर जा रहा है अपनी बातों से, एकजुट लड़ाई लड़ेंगे अगर तो कामयाबी हासिल होगी। जब इसकी जानकारी एनसीएल को लगी कि अब तो ये बड़ा रूप धारण कर रहे हैं, सारी समितियां, सारे संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, तो एनसीएल एक बैठक बुलाया और बैठक में ये कहा कि नहीं, वो जो आप कह रहे थे उसको हम मान गए। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आज फुटमती है, सरकारी एग्रीमेंट अलग हो गया है, पट्टेदार अलग हो गए हैं, तो कभी एनसीएल फिर अपनी बात से मुकर जाएगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? मुझे लगता नहीं है, मुझे 100% यह यकीन है। मैं क्यों पहले दिन से कह रहा हूं कि लोगों को नापी नहीं करानी चाहिए थी, नापी कराना ही लोगों ने अपना आधा हाथ काट लिया है। राजेश जी, आप बार बार नापी का जिक्र कर रहे हैं। नापी वाकई में आपके द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यही सिंगरौली विस्थापन मंच के लोगों ने नापी कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया और नापी शुरू कराया। लेकिन आज उसी विस्थापन मंच के साथ आप जुड़ के और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या वजह रहा है? आप बात को समझिए, हम उनके साथ जुड़ के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी और उनकी विचारधारा में सिर्फ 2 मतभेद थे। एक भलुगढ़ की बसाहट, जो उन्होंने सीधा कह दिया कि अब हमें भलुगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, और एनसीएल ने भी इस पर एक्सेप्टेशन कर दिया कि हम भलुगढ़ बसाहट नहीं करेंगे। और दूसरा, उनका जो नापी को लेकर कहीं ना कहीं जोर शोर, उनके बीच में भी विसंगतियां थीं। ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग, उपद्रवी लोग घुस गए थे, जो नारा भी लगा रहे थे कि जो है नापी हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। ये सब लोग नहीं कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे जो आज पूरी तरह से गायब हैं, इस पूरे सिस्टम से ही वो गायब हो गए, जो दौड़ दौड़ के लाठी डंडा लेके खड़े होते थे। हम लोग जब प्रथम दिन नापी शुरू हुई और हम लोग 10 लोग गए थे, तो वहाँ पे पूरे समझ लीजिए कि 7 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड के लोग हम लोगों का विरोध करने लगे कि आप हमारे साथ गलत हो या सही हो, हमारे साथ मत रहिए। तो अगर आपके घर में मैं आपकी सुरक्षा देने जा रहा हूं और आप मुझे अपने घर बुलाकर बेइज्जत कर रहे हैं, और उसके बाद भी मैं बार बार आपकी बात करूं, तो यह कहां तक न्याय संगत है? अब देखिए क्या है, इन बातों को, जो बातें बीत गई, उसको बार बार कुरेदने से कहीं ना कहीं नुकसान पूरी जनता का है। जब आप यूनाइट होकर किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे तो उसका प्रभाव अलग होता है। ये चीज़ों को सबको समझना चाहिए। अभी फिर देखिए, सरकारी भूमि में भी 4 मंच हो गए हैं।
अभी वो मंच भी अभी 5वें की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से मंचों का विस्तार हो रहा है, लगातार मंचों की संख्या बढ़ रही है, इससे विस्थापन में कितना लाभ मिल सकता है? इससे विस्थापन का बहुत नुकसान होना है। आपको मैं बता दूं कि लास्ट में स्थिति ये बचेगी ना कि सिर्फ सभी लोग नेता हो जाएंगे, जनता रह नहीं जाएगी और जनता परेशान होकर इस शहर को खाली कर देगी। एनसीएल की नीति शुरू से यही रही है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहले भी भोला सिंह साहब से भी मीटिंग की थी, तो आप कई बार अगर कोई और भी उनके पास गए होंगे तो उन्होंने बड़े शॉर्ट फॉर्म में लोगों को बताने का प्रयास किया था कि माइनिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम ज़मीनें लेंगे। उसके बाद सीएमडी साहब बदले, इन्होंने पहले भ्रम फैलाया कि हम एक साथ पूरी ज़मीनों को ले लेंगे, तो हम लोग उसी दिन बोले कि सर आपके पास इतने इक्विपमेंट भी नहीं है और इतने संसाधन भी नहीं है कि आप ले पाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने झूठ का गुबार बनाया, आपस में लोगों को खुश किया, मीटिंग को कहना कुछ चाहते थे करते कुछ थे। तो ये तो बार बार ये देखिए कारपोरेट है और हम लोग चूँकि कारपोरेट को ज़्यादा नज़दीकी से समझते हैं क्योंकि हमारा व्यवसाय भी उनके साथ होता है। हम छोटे व्यापारी हैं लेकिन कारपोरेट तो हम भी हैं, तो हम उनकी भाषा को समझते हैं। जो हमारे सरकारी भूमि वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब आपकी लड़ाई जिम्मेदार लोग लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई सम्मानित लोग लड़ रहे हैं, तो उनकी सरकारी भूमिका जिस तरह से रोज आए दिन एक नया संगठन तैयार हो रहा है, क्या वजह है कि इतने बड़ी संख्या में लोग संगठन बना के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिन लोगों को सामाजिक रूप से लोग जो है किसी और रूप में देखते थे, आज वह अपना रूप बदल रहे हैं और वह प्रयास कर रहे हैं कि हम इसी के माध्यम से कुछ चुनाव का फ़ायदा ले लें। तो यह उनकी गलतफहमी है। जब आपका बाज़ार उजड़ेगा, आपका आइडेंटिटी उजड़ेगा, तो आप कहाँ जाके बसेंगे? आपकी शुरुआत तो जीरो से होगी। आप किसी भी वार्ड में जाएंगे, किसी भी अलग तहसील में जाएंगे या किसी भी अलग विधानसभा में जाएंगे, तो आपकी राजनीति तो शुरू से होगी। तो अब उजड़ते उजड़ते तो मैं निवेदन सबसे करूंगा कि राजनीति आपस में नहीं करनी चाहिए। ये महत्वाकांक्षा को छोड़कर अगर लोग सही बिंदु और सही रास्ते पर निकलें तो इस विस्थापन का लाभ लोगों को अभी भी मिल सकता है। मैंने जब नापी हो गई उसके बाद भी मैंने कई बार विरोध किया कि लोग पैसा दे देकर नापी करवा रहे हैं, तो क्या उसको हाईलाइट नहीं किया जा सकता था? जिन लोगों ने पैसा दिया क्या वह खुल के आके सामने नहीं अभी भी बोल सकते हैं कि हमने पैसा दिया है, हम आपकी नापी से संतुष्ट नहीं है? आज भी वो चिट्ठी दें, सीएमडी साहब को दें, डायरेक्टर साहब को दें, उसका लाभ मिलेगा उनको। लेकिन पब्लिक समझने को तैयार नहीं है। अभी जितने संगठन हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि सारे संगठन एकजुट होके, सारे संगठन अलग अलग रहें लेकिन सभी लोगों के मत, जैसा आप बोले कि विचारधारा एक हो, एक ही पत्र लिखा जाए और उस पत्र पर ही बैठ के बात किया जाए, जिससे उन गरीबों का भला हो सके जो विस्थापन के बारे में कुछ नहीं जानते, चाहे वो सरकारी भूमि हो, पट्टेदार हो, वन भूमि हो, एग्रीमेंट भूमि हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस विस्थापन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें भी सही तरीके से लाभ मिल सके। ये सारे संगठनों को इकट्ठा करने में आप किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए क्या है कि अब दो तरह के धड़े हो चुके हैं। उन धड़ों को कभी भी एक आप कितना भी प्रयास कर ले नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब जिसको नुकसान हो रहा है उसको अत्यधिक लाभ कैसे मिले इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ तो देखिए एनसीएल जो सरकारी गैर सरकारी जब भूमि वाले हैं, जो अपने पट्टे वाले हैं, लाभ तो एनसीएल उनको भी नहीं दे रहा है। क्या ये बताइए कि आज के समय में जो एनसीएल पैसा दे रहा है, इस पैसे से ऐसा शहर कहीं बन सकता है क्या? पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नज़दीकी विस्थापन कहीं ना कहीं हो। अभी तो हम उस पहलू पे पैसे 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 की सिर्फ बात हो रही है। हम कहते हैं कि उन सरकारी भूमि वालों को भी एनसीएल आज अगर 15 लाख दे भी देता है तो 15 लाख लेके वह जाएंगे कहाँ? अभी तो इस पर कोई बात ही नहीं। जो भूमिहीन हो जा रहे हैं, जिसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जा रही है, इस क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जिसका आधार कार्ड में अपना एड्रेस भी खत्म होने वाला है। तो क्या वह बांग्लादेशी घोषित होंगे, रोहिंग्या घोषित होंगे, या इस देश के वह नागरिक नहीं रहेंगे? उनकी आइडेंटिटी क्या होगी? क्या उन लोगों ने कभी इस पर विचार किया? बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जब तक देखिए
अगर स्वच्छ मन से लोग अपनी राजनीतिक भावना को किनारे करके और जो अपनी खुद की जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करें। अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो आप बैठ के हमें बताएं कि हम इस जगह गलत हैं। हमारे मंच 2 हुए, उसमें हम लोगों ने एक बार अपने बुजुर्गों का भी विरोध किया था, वहाँ हम गलत थे, लेकिन वह लड़ाई ऐसी थी कि अगर हम वह विरोध नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें और बड़ा नुकसान होता, और भी बड़ा नुकसान होता। लोग एक होकर नापी करा के आज हम भी नापी में शामिल हो जाते, तो आज मेरा भी जो हो सकता है कि कुछ लाभ मुझे और मिल जाए वो भी नहीं मिलता। तो इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक झंडे के नीचे आकर एक जगह बैठकर आप अपनी विचारधारा अपने घर में रख कर आइए। लाभ देखिए क्या है इस विस्थापन में। अगर लड़ाई आपके लिए हम लड़ेंगे और जो विस्थापन का चेक बनेगा वो आप ही के नाम का बनेगा, उसमें मेरा कोई लाभ नहीं होगा। इस चीज़ को हर व्यक्ति को समझना होगा कि जब चेक आपका बनेगा, पैसा आपको मिलेगा और आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में आपके घर में आज़ादी भी आ जाए और चंद्रशेखर आज़ाद मैं बनूं, तो ये संभव नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद आपको भी बनना पड़ेगा, तात्या टोपे आपको भी बनना पड़ेगा, बिस्मिल आपको भी बनना पड़ेगा, आपको भी सड़क पे आना पड़ेगा। बाजार की स्थिति ये है कि व्यापारी बाजार के ये सोचते हैं अभी तो 9 नंबर वार्ड जा रहा है, हाँ, 3 नंबर वार्ड में कुछ होना ही नहीं है, तो वो बाहर आते हैं, उनके घर के बच्चे आते हैं, अभी घरों का नंबरिंग शुरू हो गई है, यानी फर्स्ट बैच में जो मकान अधिग्रहण होंगे उनकी नंबरिंग हो रही है। माना कि अगर LIG तक नंबरिंग हो गई और LIG तक वो खदान को ले लेता है, मार्केट बचता है, तो मार्केट की स्थिति क्या होगी? मार्केट की स्थिति और भयावह होगी। आपको मैं बता दूं, हम लोग 9 नंबर में हैं। रात को 10 बजे 11 बजे के बाद कभी आप कैमरा लेके आइए उधर और रात का विजुअल लीजिए, और रात को वहाँ कोई प्रेस वाले जाते नहीं हैं। स्थिति ये होती है कि खिड़की खोल के हम लोग सो नहीं सकते हैं। आज के समय की ये स्थिति है। उससे ज़्यादा बुरी स्थिति व्यापारियों की होगी। चोरी बढ़ गई है। चोरी इसलिए नहीं बढ़ गई है कि इसमें प्रशासन की कमी है, चोरी तो दूसरे प्रदेश से भी कुछ चोर इसी रास्ते आएंगे। आपके घर का दरवाज़ा, खिड़की, बाहर कुर्सी रखी है तो वो क्या है, कुछ नशेड़ी टाइप के लोग वो सीधे उठाएंगे और खदान की तरफ दौड़ जाएंगे। उसमें शासन प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि खदान के अंदर की व्यवस्था NCL की होती है, और NCL की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ये हमसे ज़्यादा अच्छा आप जानते हैं कि उनके तो गार्ड जो है गेट के अलावा कभी खदान की तरफ जाते ही नहीं हैं। देखिए, इस खबर को बहुत सारे विस्थापित भी देखते होंगे और विस्थापित ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसी खबरें उनके पास आती रहें जिससे सारी जानकारी हमको मिल सके। मेरा लास्ट सवाल होगा कि पट्टेदारों का, चाहे वो सिंगरौली विस्थापन मंच हो, पुनर्विस्थापना मंच हो, सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति करके है और तमाम समितियां हैं, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि सभी एकजुट होकर आगे की लड़ाई अब NCL से लड़ें? आप क्या प्रयास करेंगे इसके लिए? मैं आपको बता दूं, जब यह संघर्ष समिति बन रही थी तो उस समय हम लोग आपस में बैठ के चर्चा किए थे, और मुन्ना गोयल भैया जो है अमित तिवारी भैया को बुलाए थे। उस समय मैं एक दिन के लिए बनारस चला गया था, मैं नहीं था, लेकिन यह हम लोगों ने उनको दबाव दिया कि भाई बुला के चीज़ों को यह बताया जाए कि आप जो भी प्रयास करिए उसमें हमारी कहीं ना कहीं सहमति है और हमें भी फेथ में लेकर चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके कुछ विचारधारा ऐसी है कि जो हम लोगों को भी नहीं समझ में आई। बाद में कुछ लोगों ने मंच से गलत सलत बयानबाजी भी की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह उनकी छोटी सोच है। मैं तो यही कहूँगा, अगर हम आपको अपने यहाँ बुलाए और किसी भी तरह का जलपान कराए, खिचड़ी खिलाए, और फिर आपको हम आपके ही लाभ के लिए धूप में खड़ा किए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप मेरे लिए आए हैं। अगर कोई भी समिति बुलाती है और जनता जाती है तो जनता का यह भ्रम है कि वह समिति के लिए कोई नहीं गया था। जब हम लोगों ने आह्वान किया था और लगभग 7,000-6,000 की पब्लिक आई थी, तो वो 6,000 की पब्लिक अपने लिए आई थी,
वह किसी राजेश सिंह, किसी जो है शेखर सिंह या किसी समिति या किसी भी XYZ के लिए नहीं आई थी, वह अपने लाभ के लिए आए थे। एक बात आपके द्वारा बोला गया कि कुछ दिन पहले अमित तिवारी को मुन्ना गोयल के यहाँ बुलाया गया था, आप मुन्ना गोयल जो भी बातें हुई वो, लेकिन जैसा हमको जानकारी है कि जिस समय NCL पट्टेदारों को कुछ मुआवजे में कोई हेराफेरी करने में मुकर गया था, उस समय सभी लोग सरकारी भूमि का नेतृत्व करने वाले के भी संपर्क में गए थे कि हम सब मिलके लड़ाई लड़े, जिसकी जानकारी NCL को हुई और NCL आनन फानन में बैठक बुला के आपकी बात को मान गया। और इसके बाद जो भी विस्थापन समितियां हैं सब आपस में दूरी बना ली क्योंकि उनकी डिमांड पूरी हो गई है। तो आगे चल के भी ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए सभी समितियों को, सभी संगठनों को एकत्रित करके लड़ाई लड़ने में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, अगर हम लोग पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं और आप आज भी प्रयास कर रहे हैं। आज आपको मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि जो लोग खुश हो रहे हैं ना, जितने भी पट्टे धारक हैं कि मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं आपको अभी भी बता दूं कुछ नहीं हुआ है। जिस दिन हम भी अकेले होंगे ना, तो जो उनके साथ हो रहा वो मेरे साथ भी होगा। जब तक बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग नहीं हो जाती है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, मैं समिति की बात नहीं कर रहा। समिति के लोग हमारे हो सकता है हर बातों को मान भी लें NCL के, लेकिन मैं आखिरी वक्त तक NCL के किसी भी बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं NCL के साथ व्यापार करता हूं और मुझे पता है NCL कहाँ कहाँ कैसे छलावा करता है। जब तक NCL की बोर्ड बैठक में हमारे सारे मुद्दे पारित नहीं हो जाते हैं और लिखित नहीं आ जाता है इंडेक्स, उनका वो इंडेक्स नहीं, उनका फाइनल नोटिस लिखित नहीं आ जाता है, तब तक मैं अपने घर की नापी नहीं कराऊंगा और मैं किसी को यह सलाह भी नहीं दूंगा कि वह नापी कराएं। अगर बचे हैं तो अभी भी रुक जाएं। मैंने अभी तक जो आपसे NCL से बातें हुई हैं, चाहे वो पट्टेदारों की भी बातें हुई हैं, जो अभी लोग मान के बैठे हैं कि हमारा तो सारी बातें फिक्स हो गया है, यानी आपको लगता है कि NCL इस बात से भी पलट सकता है? एकदम पलट सकता है, क्योंकि आप देख लीजिए वह ट्रांसफरेबल पोस्ट है। जितने लोग अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं ना, हो सकता है अभी चेयरमैन की बात चल रही है, CMD साहब चले जाएं और चेयरमैन बन जाएं, डायरेक्टर साहब CMD साहब बन जाएं, तो उसके बाद जो उस कुर्सी पे बैठेंगे तो वह तो अपनी विचारधारा रखेंगे ना, वो फिर से रिन्यूअल करेंगे, फिर से हमारे इंडेक्स को देखेंगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। जब तक बोर्ड मीटिंग में पास नहीं हो जाएगा तब तक अभी कुछ भी NCL कर सकता है। मैं इस पर कभी विश्वास न करता था, न करता हूँ, न आगे भी कभी करूँगा। तो देखिए, मोरवा विस्थापन को लेकर सिंगरौली पुनर्विस्थापना समिति के महासचिव राजेश सिंह जी हमारे साथ थे। विस्थापन के मुद्दे को लेकर तमाम जवाब मेरे द्वारा इनसे किया गया और बड़े बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है जो आपके सामने हैं। देखें पूरी खबर। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।